हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेरी वार्म वेलकम इन माय वीडियो। आप सबका स्वागत है। आई एम धनंजय फ्रॉम धनंजय क्लासेस अलीगढ़। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को इतना सराह रहे हैं। आप लोगों के रिपीटेड मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं और उन कमेंट्स में एक कमेंट बहुत कॉमन आ रहा है। वो कमेंट है, सर हमें यह निर्धारित करना सिखाइए किसी वीडियो से कि किसी सेल में एनोड और कैथोड का सिलेक्शन कैसे करते हैं। हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि किसी सेल का एनोड ये वाला इलेक्ट्रोड होगा और किसी सेल का कैथोड ये वाला इलेक्ट्रोड होगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आपके उन कमेंट्स, उन क्वेरीज को शांत करने की कोशिश करता हूं। तो इसके लिए मैं 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 बुक फर्स्ट, जिसे हम वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं, उसके एक आर्टिकल को ले लेता हूं। तो आइए मेरे साथ रहिए और समझिए। आज हम जिस आर्टिकल की बात करेंगे वो आता है हमारे यहां वैद्युत रसायन से। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। उम्मीद है आप सब ने शायद मेरे इस वीडियो को देखने से पहले यह चैप्टर पढ़ रखा होगा। कोशिश करूंगा इस चैप्टर के इन आर्टिकल को कुछ नए ढंग से आपको सिखाने की। आइए इस प्रयास में जुड़ जाते हैं। सबसे पहले सेल के एनोड और कैथोड को कैलकुलेट कराऊं, समझाऊं ये कैसे डिसाइड होते हैं। पहले कुछ एक बेसिक नॉलेज आपको दूंगा, जिससे जब आप इस आर्टिकल को समझें तो ये आर्टिकल आपके लिए उतना ही स्मूथ हो जाए जितनी आप मेरे साइड से एक्सपेक्टेशंस करते हैं। आइए तो सबसे पहले बात करेंगे, सर ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं। इलेक्ट्रोड तो इलेक्ट्रोड को जानने के लिए जब किसी धातु की छड़ पर अथवा किसी चालक की छड़ पर, धातु लाइक कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, और चालक हो सकता है धातु के अलावा भी कोई कुचालक, जैसे ग्रेफाइट है, कार्बन की छड़ है। ये नॉन मेटल्स हैं बट स्टिल दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने क्या किया, हमने जब भी किसी चालक की छड़ में कोई सा भी आवेश आइदर द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिया तो तय मानिएगा माय डियर्स, इट विल कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। यानी कि धातु की या चालक की छड़, चालक की कोई भी छड़ ले लें आप, और उसमें या तो धनावेश दें या उसे ऋणावेश दें। धनावेश मतलब आई होप, उम्मीद है, पॉजिटिव चार्ज, और द नेगेटिव चार्ज तो जब किसी चालक की छड़ को या तो आप पॉजिटिव चार्ज देते हैं या नेगेटिव चार्ज देते हैं, नॉर्मली इट बिकम इलेक्ट्रोड। अभी हम इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं कि एनोड किसे कहा और कैथोड किसे कहा। फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू व्हाट आर इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स इज अ conductor plate which has either the positive charge or the negative charge on it। यहां तक उम्मीद है सबसे पहले हमने चालक छड़ के बारे में जानने की कोशिश की, उसे हमने कैसे इलेक्ट्रोड बनाया उसे जानने की कोशिश की। अब यदि सबसे पहले आपको 9th 10th के सिलेबस पे ले जाता हूं
जब आपने इस आर्टिकल को सबसे पहली बार पढ़ा होगा, वहां बताया गया होगा दैट इलेक्ट्रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट। तो इलेक्ट्रोड तो हम सीख गए कि इलेक्ट्रोड मतलब जब किसी धातु अथवा चालक छड़ पर कोई भी आवेश दिया जाएगा वो इलेक्ट्रोड होगा। अब हमने फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी इन इलेक्ट्रोड्स को टू पार्ट में डिजाइन किया। आइए वो कौन कौन से पार्ट हैं जल्दी से उनको समझ लेते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोड्स को, यानी क्या कहा हमने इसे, इलेक्ट्रोड, हमने टू पार्ट में डिजाइन किया। आइए टू पार्ट्स देखते हैं कौन कौन से थे जो डिजाइन हुए हमारे साथ। द फर्स्ट इज एनोड। एनोड इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे माय डियर्स, एनोड। और सेकंड आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू कैथोड। इंग्लिश में कहते हैं इसे अगेन कैथोड। ये वो नॉलेज है जो आपने 9th 10th और 11th तक पढ़ रखी है। एनोड क्या होता है? एनोड इज ए पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल और द कंडक्टर प्लेट। या तो वो धातु की या किसी चालक की छड़ होगी जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इसे हम यूं भी डिजाइन कर सकते हैं फॉर द नॉलेज। ये हमारी कोई भी मेटल प्लेट है या कंडक्टर प्लेट है जिसके ऊपर क्या चार्ज है माय डियर्स? यस, जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, यानी कि धन आवेश। तो नॉर्मली माय डियर ऐसी प्लेट्स को, ऐसे इलेक्ट्रोड्स को हमने अब तक कहा है एनोड। अब आप कहेंगे यस सर हमने यही पढ़ा है। हां, आपने अपनी 9th 10th में ऐसे ही पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड्स जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो उसे एनोड कहते हैं। सिमिलरली एक और इलेक्ट्रोड ले लेते हैं हम जल्दी से। अब की बार माय डियर इस पर हम चार्ज देंगे, इस पर नेगेटिव, यानी कि ऋण आवेश। तो जब किसी चालक की छड़ पर नेगेटिव चार्ज हो तो हम कहते आए हैं इसे कैथोड। इतनी नॉलेज मेरे इस वीडियो को देख रहे ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स के पास है, लेकिन आपकी इच्छा यह जानने की नहीं है यह क्या था। आपकी जानने की इच्छा यह है सर सेल में एनोड और कैथोड की कैलकुलेशन कैसे होती है, हमें वो सिखा दिए। तो माय डियर, जब तक आपको इलेक्ट्रोड्स क्लियर नहीं करूंगा तब तक सेल तक नहीं आ सकता। तो मैं फ्रॉम द बॉटम स्टार्ट कर रहा हूं इस कंसेप्ट को कि हमने शुरुआती दौर में क्या पढ़ा है और अब जब हम 11th 12th में आ गए हैं तो अब हम इसे क्या पढ़ते हैं। तो उम्मीद है एनोड और कैथोड आपके ब्रेन में रिफ्रेश हो गए होंगे 9th और 10th की आर्टिकल के अनुसार, डेफिनेशंस के अनुसार। यानी कि एनोड धनावेशित युक्त प्लेट होती है या रॉड होती है, और कैथोड ऋण आवेशित युक्त प्लेट होती है या रॉड होती है। यहां तक क्लियर है। आइए आगे चलता हूं, बात करता हूं मॉडर्न कंसेप्ट की जो सेल के अंदर यूज होते हैं, कि यदि सर हमें किसी सेल के अंदर एनोड को डिफाइन करना होता तो सर हम कैसे करते। अब आप में से कई सारे व्यूअर्स मेरे ऐसे हैं जो ये कहेंगे सर इलेक्ट्रोड से सीधे आप सेल पर आ गए, सेल होता क्या है ये तो आपने बताया ही नहीं। तो आइए पहले सेल को भी डिफाइन कर देता हूं।
हमारे यहां सेल को समझने से पहले सीखना जरूरी है एक वर्ड, अर्ध सेल। अर्ध सेल मतलब इंग्लिश में कहते हैं इसे, यस वही कहते हैं जो आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, हाफ सेल। सवाल, सर ये हाफ सेल क्या होते हैं? तो जब किसी धातु की छड़ अथवा किसी चालक छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन अथवा किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो जो प्रक्रम प्राप्त होता है उसे अर्ध सेल कहते हैं। आइए समझते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से। हमने एक बीकर लिया, और इस बीकर के अंदर हमने किसी धातु की छड़ को सिंक कर दिया, डुबो दिया। ठीक है, सुने मुझे, समझे मुझे। अब इंट्रोड्यूस करते हैं कौन सी, सपोज मान लेते हैं ये जिंक धातु की छड़ थी और हमने इसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में सिंक कर दिया। हमने इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया। ये सॉल्यूशन किसका है? जिंक सल्फेट का। तो जो ये एपरेटस आपको मिला है उसे मेरी केमिस्ट्री में कहते हैं अर्ध सेल। तो एकदम सिंपल शब्दों में मुझसे परिभाषा पूछते तो मैं कहता, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो प्राप्त प्रक्रम अर्ध सेल कहलाता है। बच्चा, सर आपने जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट में ही डुबोया? नहीं, आप किसी और मेटल पर भी ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अब की बार अपना सेल बदल देते हैं। आपने वापस एक बीकर लिया, उसके अंदर वापस एक सॉल्यूशन भरा। अब की बार सपोज वी आर टेकिंग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और आपने इस बार इसके अंदर सिंक की है, डुबोई है माय डियर, कॉपर की छड़। सपोज तो यहां पर इन किरदारों से परिचय कराता हूं। अब की बार ये कॉपर की छड़ है जो कॉपर सल्फेट में सिंक की गई है, ये एक और अर्ध सेल हो गया। तो इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज हाफ सेल, द सिंपलेस्ट आंसर इज दैट व्हेन अ मेटल रॉड इज डिप्ड इन इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, देन यू विल गेट हाफ सेल। जब किसी भी धातु को उसी धातु की लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ और विलयन के संपर्क तल के मध्य, नहीं, कहानी आगे चली जाएगी, डुबोया जाता है, इसे अर्ध सेल कहते हैं। क्लियर है? अभी तक हमने यह डिसाइड नहीं किया है कि कौन सा अर्ध सेल पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। धीरे धीरे करके बात करें। अब जब इन दो अर्ध सेलों को आपस में जोड़ दिया जाता है, दे बिकम सेल। जब इन दोनों अर्ध सेलों को, एक अर्ध सेल दूसरा अर्ध सेल, सवाल, सर हम किसी भी अर्ध सेल को किसी से जोड़ सकते हैं? नहीं। इसकी डिटेलिंग के लिए आप मेरे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। लेटर ऑन आई विल डिस्कस कि किस अर्ध सेल को किस अर्ध सेल के साथ जोड़ा जा सकता है। फिलहाल नट एंड शेल में मैं ये कह सकता हूं कि जब दो अर्ध सेलों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो बन जाते हैं सेल। तो आइए बात करते हैं। अब ये तो अर्ध सेल हो गए सेल को लेकर। सेल क्या होते हैं? इंग्लिश में हम इसे कहते हैं सेल।
अब सेल क्या है? यदि आप मुझसे कहते सर इसे डिफाइन कर दीजिए, तो मैं कहूंगा जब धातु की दो छड़ों को एक ही धातु के लवण के विलयन में या भिन्न भिन्न धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो प्राप्त प्रक्रम सेल कहलाता है। आइए एक डायग्राम से आप ज्यादा बेटर वे में समझ पाएंगे। एक सेल डिजाइन कर रहा हूं फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टडी, अपनी बात को ज्यादा मजबूती से सिखाने के लिए। ये दो अर्धसेल थे, आप देख सकते हैं। इन दोनों अर्धसेलों को हमने ऐड कर दिया है। गौर फरमाइएगा, इन सबको भी हम लोग हाईलाइट करेंगे, कौन सा सेल कौन सा है, वो क्या रोल हमारे सॉल्यूशन के अंदर रखता है। Now you can see the two different kind of electrodes are present here. अब देखते हैं। Suppose it is zinc sulfate and it is zinc. Similarly, यदि हम इस वाले हैंड पर आते हैं, suppose it is copper, और जो इसके अंदर सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये कॉपर इलेक्ट्रोड डिप किया गया है, कॉपर सल्फेट है। सो नाउ यू कैन सी देयर आर द टू डिफरेंट काइंड ऑफ हाफ सेल। आप इस डायग्राम के माध्यम से देख पा रहे हैं कि मैंने जिंक को जिंक सल्फेट में, कॉपर को कॉपर सल्फेट में डिप किया है। इस प्रकार मुझे टू हाफ सेल मिल गए। अब इन टू हाफ सेल को, दोनों अर्ध सेलों को विभव मापी द्वारा आपस में जोड़ देता हूं। और मैंने इनको विभव मापी गैल्वेनोमीटर के द्वारा आपस में कनेक्ट कर दिया है। और इनके बीच एक लवण ब्रिज लगा दिया है। जानना चाहते हैं लवण ब्रिज क्या होता है, तो हैव पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अपने वीडियोस के माध्यम से कि आपके ब्रेन में उठने वाली हर क्वेरीज को शांत कर सकूं। बस इतना कहूंगा, यह एक लवण ब्रिज है। जिसका रोल क्या है वो सब जरूर डिस्कस करूंगा आपको आने वाले वीडियोस में। फिलहाल इट इज अ सेल। तो इफ समवन इज आस्किंग व्हाट आर सेल्स, देन यू विल से, जब धातु की दो छड़ों को एक ही धातु के लवण के विलयन में या भिन्न भिन्न धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो जो क्रम प्राप्त होता है, जो एपरेटस प्राप्त होता है, उसे सेल कहते हैं। और इन सेल को पुनः टू टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। आइए कौन कौन से टाइप्स हैं? फर्स्ट कहलाता है विद्युत अपघटनी सेल, और दूसरा कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत अपघटनी सेल को माय डियर इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इसको कहा जाता है गैल्वेनिक सेल, और एक और इसको नाम दिया जाता है, नीचे लिखता हूं,
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहा जाता है इसे। तो माय डियर, दीज आर द टू क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, विद्युत अपघटनीय सेल यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वोल्टीय अथवा गैल्वनीय सेल या विद्युत रासायनिक सेल। थोड़ा सा इंतजार करिए, सबसे पहले उठाता हूं विद्युत अपघटनीय सेल। आइए मेरे साथ, सबसे पहले ले रहा हूं माय डियर विद्युत अपघटनीय सेल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे इसे? वे सेल जिसमें किसी सेल को बाह्य स्रोत से, बाह्य स्रोत मतलब बाहर से, विद्युत ऊर्जा देने पर उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य यदि रासायनिक अभिक्रियाएं हों तो उन्हें हम कहते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। एक बार फिर सुनिए मुझे, जब किसी सेल को बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य रासायनिक क्रियाएं होती हैं तो उन्हें हम कहते हैं विद्युत अपघटनीय सेल। अब यहां डियर एक चीज और आपको सिखाना चाहता हूं, चाहे विद्युत अपघटनीय सेल हो या विद्युत रासायनिक सेल, इन दोनों सेलों में इनके इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्रियाएं होती हैं। इसीलिए कुछ एक राइटर्स, कुछ एक लेक्चरर्स इन दोनों सेलों को अलग अलग न बोलकर रिडॉक्स सेल भी बोल देते हैं। आइए पहले इस लाइन को क्लियर करता हूं आपके लिए, यानी कि कुछ राइटर्स इसे रिडॉक्स सेल भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां RED जो लिया गया है वो रिडक्शन से लिया गया है। रिडक्शन मतलब आप अच्छे से जानते होंगे, और नहीं जानते तो कोई नहीं, अपचयन। और जो आप ऑक्स देख रहे हैं यहां लिखा हुआ, ये वाला ऑक्स, ये लिया गया है ऑक्सीडेशन से, और हिंदी में कहते हैं इसे ऑक्सीकरण। तो आप मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो मैं आपकी नॉलेज को थोड़ा सा यहां अपग्रेड करना चाहता हूं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हम सेल को इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के रूप में ही जानें। इन दोनों सेल को हम एक साथ, एक वर्ड के साथ भी बोल सकते हैं कि ये दोनों सेल रिडॉक्स सेल भी कहलाते हैं, क्योंकि इन दोनों सेलों के जो हाफ सेल हैं, जो अर्ध सेल हैं, उनके इलेक्ट्रोडों पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी कि अपचयन और ऑक्सीकरण क्रियाएं भी होती हैं। तो इन्हें हम अलग अलग ना कहकर रिडॉक्स सेल भी कह सकते हैं। और वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि रिडॉक्स क्यों कहा गया है। क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। अब हम एक सेल ले लेते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से मैं शायद अपनी बात रख पाऊंगा। ये विद्युत अपघटनीय या वोल्टीय सेल बनाने की कोशिश कर रहा हूं माय डियर आप सबके सामने। थोड़ा सा धैर्य रखिए जब तक डायग्राम डिजाइन कर रहा हूं, जिससे आपको कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से बिल्डअप कर सकूं। अब यहां मैं 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करने जा रहा हूं माय डियर। अलग अलग कलर शो कर रहा हूं जिससे कि आपको इनमें डिफरेंस भी क्रिएट कर सकूं। डिफरेंस क्रिएट का मतलब, मेरा मतलब ये नहीं कि मैंने ये अलग अलग मेटल किया उसकी ली है।
अलग अलग सिर्फ लेने का रीजन इकलौता यह है कि मैं ये चाहता हूं कि किस पर पॉजिटिव चार्ज दूंगा और किस पर नेगेटिव चार्ज दूंगा, वो आपको क्लियर कर सकूं। आइए अब इन दोनों को हम किसी भी बाह्य स्रोत से ऐड कर देते हैं। बाह्य स्रोत से ऐड करने के लिए यदि आप जरा भी सेल की नॉलेज रखते हैं तो आप जानते होंगे जो बड़ा डंडा है वो हमेशा पॉजिटिव को इंडिकेट करता है और जो छोटा डंडा होता है वो नेगेटिव को इंडिकेट करता है। फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। और इसके अंदर हमने किसी भी विद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट का या तो एक्वस सॉल्यूशन या उसकी मोल्टन स्टेट भर दी। फिर सुनिए मैंने क्या कहा, अब इस सेल के अंदर हमने किसी विद्युत अपघट्ट का जलीय विलयन यानी एक्वस सॉल्यूशन या उस विद्युत अपघट्ट की गलित अवस्था यानी मोल्टन स्टेट को इसके अंदर भर दिया है। अब आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल ले लो, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं? चलिए आपकी खुशी के लिए एक इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं, जिंक क्लोराइड। हमने इसमें क्या रख दिया है? मोल्टन जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड ले लिया हमने एज ए इलेक्ट्रोलाइट, एक विद्युत अपघट्ट के रूप में। अब यहां वापस गौर करिएगा कि जब हम किसी आउटर सोर्स से, किसी बाह्य स्रोत से जब इस सेल के इलेक्ट्रोड्स में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या इंसिडेंट होती है? तो सबसे पहले जो जिंक क्लोराइड आप देख रहे हैं माय डियर, जिंक क्लोराइड ये अपने आयनों में विभक्त हो जाता है, इसे हम आयोनाइजेशन कहते हैं। तो जिंक क्लोराइड will ionize in form of zinc positive and chlorine negative। अब एनोड पर क्या होगा? ऑन एनोड। एनोड क्योंकि अच्छे से आप लोग जानते हैं और भूल गए हो तो फिर भी आपकी कन्वीनियंस के लिए शॉर्ट में लिख देता हूं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इस पर क्या होगा? इस पर ये क्लोरीन जल्दी से जाएगी, Cl2 फॉर्म करेगी और 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगी। इज दैट क्लियर? क्लोरीन वहां गई, कहां? एनोड पर, वहां जाकर इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। और कैथोड पर क्या होगा? कैथोड अच्छे से आप लोग जान गए हैं अब तक, नेगेटिव होता है और इस पर जो रिएक्शन होगी दैट विल बी Zn+2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और Zn फॉर्म कर देगा। यदि इस डायग्राम के अंदर शो करूं तो देखिएगा शायद ज्यादा अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। ये पॉजिटिव है तो जो मेरे क्लोरीन आयन हैं वो मोशन करेंगे इस डायरेक्शन में, यदि आप देख पा रहे हो तो क्लोरीन आयन, और जो जिंक आयन है वो मोशन करेंगे इस डायरेक्शन में। इस प्रकार पॉजिटिव आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड यानी नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव आयन अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। इस प्रकार ये सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, क्योंकि यहां हमने आउटर सोर्स से इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की और वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य केमिकल रिएक्शन हुई। और ये मैंने इस आर्टिकल की डेफिनेशन में कहा था, विद्युत अपघटनी सेल वे सेल होते हैं जिनमें सेल को बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर उसके इलेक्ट्रोडों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर जिस आर्टिकल को हमने पूछना चाहा था
वो तो सर आपने अब तक डिफाइन नहीं किया। तो माय डियर, आपको वो आर्टिकल डिफाइन करने के लिए ही वहां से यहां तक लाया हूं। तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर शायद ज्यादा स्ट्रांगली दे पाऊंगा, और वो आंसर ये था, आपने ये पूछा था मुझसे, सर किसी सेल में आप एनोड और कैथोड को कैसे डिसाइड करते हैं। तो माय डियर, यदि 9th और 10th क्लास की स्टडी पर जाऊं तो हम एनोड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को कहते थे और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड को कहते थे। दैट वाज द डेफिनेशन ऑफ अर्ली एज, बट नाउ वी आर इन हायर स्टैंडर्ड, दैट्स व्हाई वी हैव टू चेंज आवर टंग। अब हमें अपनी टंग को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव की चार्ज के आधार पर इलेक्ट्रोड डिफाइन नहीं करने हैं। आज के बाद हम कहेंगे एनोड वो इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन होती है। यानी कि इफ समवन इज आस्किंग डिफाइन एनोड इन सेल, एनोड क्या है? तो एनोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड है सेल का जिस पर क्या होता है माय डियर? ऑक्सीडेशन। यानी कि ऑक्सीकरण। और सर कैथोड क्या था? सर प्लीज डिफाइन इट, व्हाट इज कैथोड? तो मैं वही कहूंगा आपसे जिस पर रिडक्शन हो, यानी कि जिस पर अपचयन हो, वो इलेक्ट्रोड आज के बाद कैथोड कहलाएगा इन केस ऑफ सेल। अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूजन, क्योंकि आप में से कई सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मेमोरी को रिकॉल नहीं कर पाते हैं। आइए उनको याददाश्त को रिकॉल करने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। यदि आप अभी मेरे साथ मेरे पिछले आर्टिकल में थे, दिस वन, तो आपने यहां देखा था क्लोरीन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रही थी। क्लोरीन इलेक्ट्रोड डोनेट कर रही थी, कहां जाकर? यहां जाकर। बात समझ में आ रही है मेरी? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और यहां रिडक्शन। समझ में आई? क्योंकि यहां क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, तो माय डियर ऑक्सीडेशन यदि इलेक्ट्रॉन्स के बिहाफ पर डिफाइन करता तो यही होता है। जब कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। उल्टा कर दीजिएगा, जब भी कोई एटम और ग्रुप ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो रिडक्शन। तो आप देख सकते हैं इसमें भी एनोड ऑक्सीडेशन को गवर्न कर रहा है और कैथोड रिडक्शन को। तो वापस आ जाता हूं, तो जहां आपने देखा था अभी पिछले सेल के एग्जाम्पल में, जल्दी से उस एग्जाम्पल को यहां पर क्लियर करूंगा आपके लिए। यानी कि क्लोरीन ने Cl2 बनाया था और इलेक्ट्रॉन दी थी, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ये ऑक्सीडेशन आपका एनोड पर हुआ। ठीक उल्टा कर दीजिए, यदि मैं जिंक का केस लेता तो Zn+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तब Zn बना, तो ये रिडक्शन हो गया, तो ये कैथोड की डेफिनेशन हो गई। तो जो आपकी डिमांड थी मैं उसी को फॉलो कर रहा था माय डियर। आप सोच रहे थे सर क्या पढ़ा रहे हो, तो ये कैसे डिफाइन करता, उसके लिए मैंने आपको सबसे पहले आर्टिकल का बेस सिखाने की कोशिश की। तो अगेन आई विल से, इफ समवन इज आस्किंग व्हाट इज एनोड एंड व्हाट इज कैथोड, तो सबसे पहले आपका सवाल उल्टा उससे होना चाहिए। ये आप एनोड और कैथोड सेल के बिहाफ पर पूछ रहे हैं या सिंपली पूछ रहे हैं? यदि आप सिंपली पूछ रहे हैं तो एनोड नॉर्मली पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के लिए कहा जाता है और कैथोड नॉर्मली नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के लिए।
लेकिन when we are studying all these articles in case of cell, now we have to define in other words. अब हमें अलग शब्दों के साथ इसको डिफाइन करना होता है. इन सेल एनोड वे इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी, और कैथोड वे इलेक्ट्रोड हैं जिन पर रिडक्शन प्रोसेस होगी. तो उम्मीद करता हूं जो आपके कमेंट्स के माध्यम से मेरे पास क्वेरीज थी कि सर प्लीज एक वीडियो बनाइए जिसमें हमें सेल में एनोड और कैथोड की कैलकुलेशन कैसे की जाती है वो बताइए. तो सेल में एनोड और कैथोड की कैलकुलेशन माय डियर धन या ऋण के आवेश के आधार पर ना होकर उन पर होने वाली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस के आधार पर की जाती है. तो अपने इस वीडियो को यहीं विराम दूंगा, अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा. अगले वीडियो में एक नए आर्टिकल के साथ फिर आपसे जुड़ूंगा. इतनी देर तक मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका आभारी हूं. थैंक यू वेरी मच.